आज के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है उन सभी के लिए जो बाहर बसने का सपना देखते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर उनके लिए जिनकी नज़र 2026 में कनाडा में सेटल होने पर है। हाँ, और देखिए, जब भी विदेश जाने की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लाखों रुपए वसूलने वाले एजेंट्स। वो एक ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि बिना किसी बड़ी डिग्री के, मतलब जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने बिना, या फिर बिना एकदम परफेक्ट स्कोर के, तो कुछ हो ही नहीं सकता। असल में ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हमें तोड़ना है। सही कहा आपने। तो आज हम इस बात की पूरी गहराई में जाएंगे कि कैसे सिर्फ सही स्किल्स और थोड़ी सी सटीक जानकारी के दम पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के शानदार पैकेज के साथ कनाडा की पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल की जा सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के काम करने का जो तरीका होता है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प होता है। जब हम किसी विकसित देश जैसे कि कनाडा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ध्यान सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज या टेक और वाइट कॉलर जॉब्स पर ही जाता है ना। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब सूट बूट वाली जॉब्स। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी का पूरा ढांचा उन स्किल्स पर टिका होता है जिन्हें हम इन डिमांड स्किल्स कहते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन और इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं। आज की चर्चा इसी बदलाव को समझने के बारे में है कि कैसे कागजी डिग्रियों से ज्यादा अब हाथों के हुनर और प्रैक्टिकल स्किल्स की कीमत ग्लोबल मार्केट में लगातार बढ़ रही है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है। जो लोग एजेंट्स के उन पॉइंट्स और स्कोर वाले डरावने दावों से परेशान हो चुके हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ, एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है वहाँ। पहले तो अक्सर यही सुनने में आता था कि कनाडा का जो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है वो एक ऐसी दौड़ है जहां हर कोई सिर्फ अपना ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के पीछे भाग रहा है। लोग सालों साल आईएलटीएस के एग्जाम्स दोबारा देते रहते थे ताकि बस 1 या 2 पॉइंट और बढ़ जाएं। हाँ, और अब इस पूरी व्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो नया कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन है, ये आखिर किस तरह से काम करता है? इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें थोड़ा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम लंबे समय तक सिर्फ उन लोगों को चुनता था जिनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते थे, चाहे उनकी पढ़ाई किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अच्छा, मतलब उन्हें सिर्फ नंबर से मतलब था, प्रोफेशन से नहीं। सही पकड़ा। लेकिन कुछ समय बाद सरकार को ये एहसास हुआ कि सिर्फ हाई स्कोर वाले लोगों से देश में बन रही नई इमारतों, सड़कों या अस्पतालों का काम नहीं चल सकता। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोफेशनल्स की तुरंत जरूरत है जो एक्चुअली जमीनी स्तर पर काम कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने ये कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन शुरू किया। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब प्राथमिकता पॉइंट्स को नहीं बल्कि आपके प्रोफेशन को दी जा रही है। मतलब अगर किसी कैंडिडेट का प्रोफेशन उस इन डिमांड लिस्ट में शामिल है तो उसका ओवरऑल सीआरएस स्कोर कम होने पर भी उसे पीआर के लिए बुलावा आ सकता है। हाँ, यही तो फास्ट ट्रैक पीआर का असली मतलब है। ये तो उन हजारों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो हमेशा सोचते हैं कि बिना एकदम परफेक्ट स्कोर के तो उनकी फाइल आगे ही नहीं बढ़ सकती। ये साफ दिखाता है कि कनाडा को इस वक्त थियोरी पढ़ने वालों से ज्यादा प्रैक्टिकल काम करने वालों की तलाश है। यही इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम पहलू है। कनाडा की सरकार अब ये समझ चुकी है कि देश को वो लोग चलाते हैं जो असल में ग्राउंड पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हैं। अगर देश में प्लम्बर्स, मैकेनिक्स या कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की कमी है तो चाहे कितने भी पीएचडी होल्डर्स देश में आ जाएं, बुनियादी ढांचा तो खड़ा नहीं हो सकता ना। सही बात है। बिल्डिंग पेपर पर तो नहीं बनेगी, उसके लिए हाथ गंदे करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। इसीलिए उन खास स्किल्स वाले लोगों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं जिनकी इस वक्त वहां सबसे ज्यादा डिमांड है। तो चलिए बात करते हैं उन खास नौकरियों की जो इस पूरी चर्चा का मेन फोकस है। जब भी इन डिमांड जॉब्स का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हेल्थ केयर, नर्सिंग या मेडिकल प्रोफेशंस आते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन हमारे पास जो डेटा आया है उसने साफ तौर पर ऐसी 6 जादुई नौकरियों का खुलासा किया है जो पूरी तरह से हेल्थ केयर के बाहर की हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनमें से किसी में भी मेडिकल बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। ये जानकारी उन लोगों को बहुत राहत देगी जो मेडिकल फील्ड से नहीं है। तो चलिए इस लिस्ट की पहली 3 नौकरियों पर नजर डालते हैं जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं। पहली जॉब है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स की,
जिनका सालाना पैकेज 52 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक बताया गया है। अब देखिए, आमतौर पे लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर तो सिर्फ मजदूर और सिविल इंजीनियर होते हैं, तो फिर इस एस्टिमेटर की इतनी बड़ी भूमिका क्या है कि उन्हें 1.25 करोड़ तक मिल रहा है? देखिए, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर के रोल को ना अक्सर बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, पर असल में ये लोग किसी भी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आर्किटेक्ट्स होते हैं। आपको पता ही होगा कि कनाडा में इस समय रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बूम चल रहा है। हाँ, नए-नए शहर बस रहे हैं वहाँ। बिल्कुल, शहर के शहर नए सिरे से बन रहे हैं। ऐसे में एक एस्टिमेटर का काम सिर्फ ईंट और सीमेंट या लोहे का दाम जोड़ना नहीं होता। वो करोड़ों और अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वो रिस्क का आकलन करते हैं और ये तय करते हैं कि प्रोजेक्ट एक्चुअली फायदे में रहेगा या नुकसान में जाएगा। वो मतलब अगर उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी हिला तो प्रोजेक्ट डूब सकता है। सही कहा। अगर उनका एक अनुमान भी थोड़ा सा गलत हुआ ना, तो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले इंसान को अगर कंपनी 1.25 करोड़ का पैकेज दे रही है, तो वो उनके लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। ये एनालिसिस सच में इस नौकरी की अहमियत को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देता है। चलिए अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा प्रोफेशन है इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स का। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हैवी मशीनरी इंस्टॉल करते हैं और उनका मेंटेनेंस करते हैं, और इनका पैकेज भी 51 लाख रुपए तक जाता है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग फैक्ट्री की धड़कन को चालू रखने का काम करते हैं। ये तुलना आपने बहुत सटीक की है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टाइम इज मनी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन लाइंस 24 घंटे चलती हैं, है ना? हाँ, वहां तो एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं होता। बिल्कुल। अगर वहां कोई एक भारी मशीन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ घंटों के लिए भी बंद पड़ जाए, तो उस कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ऐसे क्राइसिस के समय में एक इंडस्ट्रियल मैकेनिक जो उस मशीन की एक एक बारीकी को समझता है और उसे तुरंत ठीक कर सकता है, वो उस फैक्ट्री के लिए किसी टॉप लेवल मैनेजर से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। मतलब उनकी असली वैल्यू मशीन फिट करने में नहीं, बल्कि इमरजेंसी में प्रोडक्शन को रोकने से बचाने में है। एग्जैक्टली। उनका काम क्राइसिस मैनेजमेंट जैसा हो जाता है। और इसी कड़ी में जो तीसरी नौकरी है वो भी बहुत अहम है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस। ये जनरली इंजीनियर्स के असिस्टेंट या सहायक के रूप में काम करते हैं, और इनकी सैलरी भी 50 लाख रुपए तक हो सकती है। इसको अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो इंजीनियर भले ही किसी बड़ी बिल्डिंग या पावर प्लांट का नक्शा या डिजाइन अपने कंप्यूटर पर बना दे, लेकिन उन तारों को एक्चुअली जोड़कर, उन सर्किट्स को सेटअप करके उस डिजाइन में असली जान फूंकने का काम तो यही टेक्नीशियंस करते हैं ना। ये बात ना हमारे समाज के एक बहुत गहरे मुद्दे की तरफ इशारा करती है। हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें अक्सर ये माना जाता है कि डेस्क पर बैठकर डिजाइन बनाने वाले की इज्जत और वैल्यू उस डिजाइन को जमीन पर उतारने वाले से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के, एक आला दर्जे के इंजीनियर का सबसे बेस्ट डिजाइन भी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा। ये सच में थोड़ा ठहरकर सोचने वाली बात है कि कैसे दुनिया भर में स्किल्स का इवैल्यूएशन बदल रहा है। खैर, अब हम इस लिस्ट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां कमाई के आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। हाँ, आगे की लिस्ट तो और भी इंटरेस्टिंग है। चौथी सबसे बड़ी नौकरी है हैवी ड्यूटी मैकेनिक की। डेटा के मुताबिक क्रेन, बुलडोजर और एक्सकेवेटर जैसी भारी मशीन्स को ठीक करने वाले इन मैकेनिक्स की सैलरी आराम से 1 करोड़ रुपए के पार चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी भरकम पैकेज के पीछे आखिर कौन सा अर्थशास्त्र काम कर रहा है? इसके पीछे भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और समय की कीमत वाला लॉजिक है, जिसकी हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर बात की थी। किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर, चाहे वो कोई बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत बन रही हो या कोई नया हाईवे बन रहा हो, वहां पर क्रेन और बुलडोजर सबसे मेन चीजें होती हैं। हाँ, उनके बिना तो ईंट भी नहीं हिलेगी। बिल्कुल। अगर साइट पर खड़ी एक जाइंट क्रेन अचानक काम करना बंद कर दे, तो उस पे डिपेंड करने वाले वहां के सैकड़ों मजदूरों का काम उसी सेकंड रुक जाता है, और उस प्रोजेक्ट में होने वाली हर एक दिन की देरी से कंपनी को लाखों का घाटा होता है। इसीलिए एक हैवी ड्यूटी मैकेनिक जो उस विशालकाय मशीन को ओपन करके उसकी फॉल्ट को ढूंढकर उसे वापस चालू कर सके, वो उस 1 करोड़ के पैकेज का पूरा हकदार माना जाता है, क्योंकि इनकी ये एक्सपर्टीज बहुत रेयर होती है। ये रीजन तो पूरी तरह से लॉजिकल लग रहा है। और अब आती है पांचवी नौकरी, जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। HVAC मैकेनिक्स, यानी जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ठीक करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं।
ये पढ़कर मैं हैरान रह गया कि कनाडा में इन मैकेनिक्स की भगवान की तरह पूजा होती है और इनकी कमाई भी 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है। देखिए, आमतौर पर एक नॉर्मल हीटर ठीक करना इतना बड़ा काम तो नहीं लगता, तो कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में ये इतना खास क्यों बन जाता है? इस प्रोफेशन की रियल वैल्यू को समझने के लिए ना हमें थोड़ा कनाडा के ज्योग्राफी और वहाँ की जो एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं उन्हें इमेजिन करना पड़ेगा। जब हम HVAC की बात करते हैं तो यहाँ इंडिया या किसी भी गर्म देश में इसका मतलब सिर्फ एयर कंडीशनिंग से निकाल लिया जाता है, जो कि एक तरह की लग्जरी है। हाँ, AC लगाना मतलब आराम की बात है। लेकिन कनाडा में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर 0 से 20, 30 या कभी-कभी 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ऐसे माहौल में हीटिंग सिस्टम कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है। ओ, -40 डिग्री में तो इंसान जम जाएगा। बिल्कुल जम जाएगा। इतने भयानक फ्रीजिंग टेम्परेचर में अगर आधी रात को किसी घर या बिल्डिंग का हीटर अचानक खराब हो जाए तो वो सिर्फ एक असुविधा नहीं होती, वो सीधे सीधे एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाती है। ऐसे लाइफ एंड डेथ क्राइसिस के टाइम में जो मैकेनिक आकर उस फैमिली को जमने से बचाता है, उसे सोसाइटी में एक रक्षक या सुपर हीरो के रूप में ही देखा जाएगा ना। सही बात है, वहाँ तो भगवान से कम नहीं है उस वक्त। और इसी कड़ाके की ठंड के दौरान एक एक्सपर्ट HVAC मैकेनिक की डिमांड आसमान छूने लगती है, और उनके इस लाइफ सेविंग स्किल की वजह से ही उनका पैकेज इस लेवल तक पहुंच जाता है। ये सीन तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ बर्फीली ठंड और दूसरी तरफ उससे बचाने वाला एक मैकेनिक। वाकई ये सुपर हीरो वाली फीलिंग है। चलिए, अब आते हैं छठी और आखिरी नौकरी पर, जो इस पूरी ब्लू कॉलर वाली लिस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन या अपवाद है, और वो है इंश्योरेंस एजेंट बनना। ये सबसे आसान रास्ता बताया गया है, जहां सिर्फ 6 महीने के कोर्स के बाद कोई भी इंसान कमीशन मिलाकर 1 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। अब सवाल यह है कि भारी मशीन्स और माइनस टेम्परेचर के बीच इस व्हाइट कॉलर टाइप की जॉब ने इस लिस्ट में अपनी जगह कैसे बना ली? ये सच में एक बहुत ही शानदार एक्सेप्शन है, और ये इस बात को दिखाता है कि इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स कैसे एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। देखिए, हर इंसान भारी मशीन्स उठाने या 0 से नीचे के टेम्परेचर में फिजिकल काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, सबका फिजिक अलग होता है। सही कहा। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, ये पूरी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, लोगों का ट्रस्ट जीतने और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को समझने पर डिपेंड करता है। अब जैसा कि हमने बात की, वहाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती है, नए घर बनते हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, नए बिजनेसेस खुलते हैं, तो उन सभी चीज़ों को इंश्योर करने की ज़रूरत भी तो तेज़ी से बढ़ती है ना। ओ, मतलब जब इंफ्रा बढ़ेगा तो इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। इंटरकनेक्टेड है सब। एग्जैक्टली इंटरकनेक्टेड है। ये प्रोफेशन इस बात का सबूत है कि सर्विस और सेल्स सेक्टर में भी वहाँ मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं। जो लोग बातचीत करने में यानी कम्युनिकेट करने में माहिर हैं, उनके लिए बिना किसी फिजिकल मेहनत के उस हाई इनकम लेवल तक पहुँचने का ये एक बेहद शानदार विकल्प है। ये एक बहुत ही बैलेंस लिस्ट है, जिसमें फिजिकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों के लिए जगह है। अब देखिए, जब हमने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इन 6 इन डिमांड जॉब्स के बारे में इतना डिटेल में जान लिया है, तो एक बहुत नेचुरली एक डाउट दिमाग में आता है। इतनी बड़ी सैलरी और सीधे फास्ट ट्रैक PR का रास्ता देखकर कोई भी यही सोचेगा कि इसके लिए तो कनाडा सरकार कम से कम 10 या 15 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस मांगती होगी। तो क्या जो नए लोग हैं या जिन्होंने हाल ही में अपना करियर चेंज किया है, उनके लिए इस फास्ट ट्रैक में कोई जगह है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। एजेंट्स अक्सर लोगों को यही डर दिखाते हैं कि देखो, तुम्हारे पास लंबा एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम रूल्स को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि इस स्पेशल कैटेगरी में PR अप्लाई करने के लिए दशकों के तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ? जो शर्त वहाँ रखी गई है वो सिर्फ इतनी है कि पिछले 3 सालों के अंदर कैंडिडेट के पास उस स्पेसिफिक फील्ड में कम से कम सिर्फ 6 महीने का लगातार काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या सिर्फ 6 महीने का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस? ये तो किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। ये तो उन एजेंट्स के सारे दावों को फेल कर देता है जो कहते हैं कि सालों साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, सरकार ने ये टाइम लिमिट इतनी कम क्यों रखी है? क्या उन्हें अनुभवहीन या फ्रेशर्स चाहिए वहां? नहीं, बात अनुभवहीन होने की नहीं है, बात है स्किल्स के फ्रेश होने की।
सरकार के इस रूल के पीछे एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल अप्रोच है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो अभी करंटली उस काम से जुड़े हुए हों। थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाएंगे? हाँ, देखिए, मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले HVAC मैकेनिक का काम किया था और उसके बाद से वो कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके टेक्निकल स्किल्स पुराने हो चुके होंगे, है ना? हाँ, आउट ऑफ टच हो गया होगा वो। बिल्कुल। इसके बजाय सरकार उस इंसान को चुनना पसंद करेगी जिसने भले ही लाइफ में सिर्फ 6 महीने काम किया हो, लेकिन वो पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली वही काम कर रहा हो। उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो कनाडा में लैंड करते ही डे 1 से इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। उन्हें दोबारा सब सिखाना ना पड़े। ये लॉजिक तो बिल्कुल साफ है। मतलब उन्हें एक्टिव वर्कर्स चाहिए, रिटायर्ड नहीं। ये क्लैरिटी सच में उस पूरे एजेंट्स वाले मायाजाल को खत्म कर देती है जो इमिग्रेशन के नाम पर बनाया गया है। बिल्कुल, वहां एक्टिव एंड रेडी स्किल्स की डिमांड है। अब जब ये समझ आ गया है कि किन जॉब्स की डिमांड है और असली एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो सबसे मेन सवाल पर आते हैं कि भाई अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। इस प्रोसेस के 3 बहुत ही सॉलिड स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है ECA यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये एक्चुअली में क्या चीज है? एप्लीकेशन प्रोसेस का ये पहला स्टेप ही तय कर देता है कि आगे का सफर कैसा होगा। ECA का सिंपल सा मतलब है कि कैंडिडेट ने जो भी पढ़ाई की है उसका इवैल्यूएशन करवाना। देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में एजुकेशन सिस्टम अलग होता है। हाँ, इंडिया का सिस्टम कनाडा से अलग तो है ही। सही बात है। तो एक व्यक्ति ने अपने होम कंट्री में जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, ECA के जरिए उसे कनाडा की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के लेवल पर मैच किया जाता है। ये एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जो ये प्रूफ करता है कि इस कैंडिडेट की पढ़ाई कनाडा के हिसाब से भी पूरी तरह वैलिड है। ये स्टेप सबसे बेसिक है और इसके बिना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। समझ गया, पहले अपनी डिग्री को वहां के बराबर साबित करो। और दूसरा स्टेप है लैंग्वेज टेस्ट यानी IELTS या CLPIP का एग्जाम देना। अब देखिए, अक्सर लोग इस लैंग्वेज टेस्ट के नाम से ही बहुत घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितनी हाई लेवल इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात डेटा से निकल कर आई है वो ये है कि इन डिमांड जॉब्स के लिए एक बेसिक स्कोर भी चल जाता है। तो सरकार परफेक्ट इंग्लिश की डिमांड क्यों नहीं कर रही इन लोगों से? इस डिसीजन के पीछे भी सरकार की वही प्रैक्टिकल सोच है जिसकी हमने पहले बात की थी। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि एक हैवी ड्यूटी मैकेनिक या एक इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन का मेन काम अपनी भारी मशीन्स को समझना और ठीक करना है, ना कि वहां जाकर शेक्सपियर की कविताएं लिखना। हाँ, उनको मशीन से बात करनी है, इंसानों से कम। एग्जैक्टली। उन्हें बस इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए कि वो कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ और समझ सकें, अपनी टीम के साथ बेसिक बातचीत कर सकें और वहां का जो रोजमर्रा का जीवन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के गुजार सकें। अगर सरकार वहां बंदर बांट करके बहुत हाई IELTS स्कोर मांगने लगेगी तो वो बेवजह उन अनस्किल्ड वर्कर्स को रोक देगी जिनकी उनकी कंट्री को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच हुई। अब आते हैं तीसरे और इस पूरी प्रोसेस के सबसे नाजुक स्टेप पर, एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनाना और सही NOC यानी नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड को सिलेक्ट करना। ये NOC कोड आखिर इतना क्रिटिकल क्यों माना जाता है कि जरा सी गलती फाइल रिजेक्ट करवा सकती है? NOC कोड को आप इस पूरे एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम की बैकबोन मान सकते हैं। ये कोड बेसिकली एक नंबर्स का सिस्टम है जो कनाडा के इमिग्रेशन कंप्यूटर को ये बताता है कि सामने वाला इंसान असल में करता क्या है। एक तरह से जॉब का डिजिटल आधार कार्ड हो गया ये। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के पास बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, उसके ECA डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और लैंग्वेज टेस्ट में भी ठीक स्कोर है, लेकिन अगर उसने ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते टाइम अपने प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई गलत NOC कोड ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लिया तो वो सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। ओह, मतलब सिस्टम को लगेगा कि ये हमारी इन डिमांड लिस्ट का बंदा ही नहीं है। हाँ, सिस्टम सोचेगा कि ये एप्लीकेंट उस स्पेशल कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता जिसकी उन्हें तलाश है और उसका एप्लीकेशन तुरंत ऑटो रिजेक्ट हो सकता है। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ एक सही कोड ही उस कंप्यूटर सिस्टम को ये बता पाएगा कि ये वही मैकेनिक या एस्टिमेटर है जिसकी कनाडा को इस वक्त सबसे सख्त तलाश है। मतलब सारी मेहनत पानी में जा सकती है अगर फॉर्म भरते टाइम गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा खेल सिर्फ अपने हाथों के हुनर का नहीं है, बल्कि उसके साथ सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर पेपर वर्क का भी है। बिल्कुल, एक्यूरेट पेपर वर्क के बिना स्किल किसी काम का नहीं उस सिस्टम में।
चलिए अब इस पूरी मज़ेदार और डिटेल्ड चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। आज हमने बहुत गहराई से इस बात को समझा कि कैसे नॉलेज इज पावर, यानी जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में जहां लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। सही बात है। तो उन एजेंट्स के लंबे चौड़े और डरावने वादों के जाल में फंसने के बजाय अगर हम सरकार की असल डिमांड को समझ लें, उन इन डिमांड जॉब्स को आइडेंटिफाई कर लें और प्रोसेस को सही से फॉलो करें, जैसे ECA, बेसिक लैंग्वेज स्कोर और सबसे इंपॉर्टेंट सही NOC कोड, तो 2026 में कनाडा में PR लेने का ये फास्ट ट्रैक रास्ता न सिर्फ पॉसिबल है बल्कि पूरी तरह से आपकी रीच में है। आज के इस चर्चा से ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बस हमें उस दिशा में देखने की जरूरत है जहां इकोनॉमी की असली डिमांड छुपी है। जो लोग अनट्रेडिशनल डिग्री वाले रास्तों से हटकर कुछ अलग सोच सकते हैं, उनके लिए ये एक पूरा खुला मैदान है जहां उन्हें बस अपना स्किल दिखाना है। ये सारी जानकारी उन सभी लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो अपने प्रैक्टिकल हुनर के दम पर अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बदलना चाहते हैं। ये साफ दिखाता है कि अगर सही स्किल सही समय पर प्रेजेंट किया जाए तो लाइफ पूरी तरह टर्न अराउंड हो सकती है। पर इस पूरी पॉजिटिव पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है जिस पर मुझे लगता है हमें जरूर सोचना चाहिए। ये सिचुएशन एक बहुत ही सीरियस ग्लोबल सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? देखिए, अगर कनाडा जैसे डेवलप्ड देश दुनिया भर से चुन चुनकर सबसे बेहतरीन प्लम्बर्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स और इलेक्ट्रिशियंस को 1-1 करोड़ रुपए के भारी पैकेज देकर अपने देश में सेटल कर रहे हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अपने इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मतलब टैलेंट तो यहाँ से जा रहा है ना। एग्जैक्टली हमने हमेशा ब्रेन ड्रेन के बारे में सुना है ना, पर आज तक ये ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा का पलायन सिर्फ बड़े इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स तक ही सीमित माना जाता था। पर क्या अब आने वाले समय में हम स्किल्ड ट्रेड्स यानी इन हाथों के हुनरमंद कामगारों का भी एक बहुत बड़ा मास माइग्रेशन देखने वाले हैं? ये सच में एक आई ओपनिंग थॉट है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डेवलपिंग देशों के सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स ऐसे ही 1 करोड़ के पैकेजेस पर डेवलप्ड देशों की तरफ चले गए, तो बाकी दुनिया में जो नई सड़कें, अस्पताल और इमारतें बन रही हैं, उनकी क्वालिटी और उनके विकास पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। सच में ये एक ऐसी बात है जो इस पूरी चर्चा को एक पर्सनल करियर लेवल से उठाकर एक बहुत ही ग्लोबल और सीरियस लेवल पर ले आती है। स्किल्स की वैल्यू और उसकी डिमांड अब पूरी दुनिया में ड्रास्टिकली बदल रही है और उसके साइड इफेक्ट्स हमें आने वाले कुछ सालों में हर लेवल पर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस बेहद रोचक और प्रैक्टिकल जानकारी से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये डीप डाइव जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक नया और बेहतर रास्ता तलाशने में सच में मददगार साबित होगी।